Welcome to Rapid Boom. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मेरे बारे में आप सभी को पता ही है, मेरे पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसी के साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे पेपर्स भी क्लियर किए हैं। 2017 में एनडीए, 2018 में एसएससी सीएचएसएल, 2019 में एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप और 2020 में आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 जिसे पीओबी कहते हैं। सो वेल, इसी के साथ ही साथ आई एम करेंटली वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और मैं अन अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी से याद आया, मेरे नाम का यूज़ करिएगा और 10% ऑफर किसी भी सब्सक्रिप्शन या प्लस कोर्स पर पाइएगा। सो वेल, मेरा जो कूपन कोड है वो है 10 सूरज आनंद, THESURAJANAND और डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पढ़ते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। सो वेल, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी प्यारा टॉपिक है और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में अगर यूपीएससी की बात करें तो कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, डिसइंटीग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा कि इन सारे टॉपिक्स का जो बेस है वो कहाँ से आया है और कैसे आया है। सो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर पहला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर मेरी पिछली वीडियो 9th क्लास की एनसीईआरटी पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसी का कहीं ना कहीं जो असर है वो यूरोप में दिखा था। किसी ने कहा था कि अगर फ्रांस छींकेगा तो बुखार पूरे यूरोप को होगा। ये कब, कौन, कैसे और क्यों कहा था, इसका जवाब मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर में बताऊंगा। सो वेल, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा और टेबल से आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो राइज हुआ था नेशनलिज्म का यूरोप में वो कब से कब तक चला था और क्या क्या सारी चीजें हुई थी। सेवनटीन 1815, 1830, 1848 और 1860 और 70 का टाइम, जिसका मतलब ये है कि 1789 को मैंने बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और लोगों में कहीं ना कहीं एक यूनिटी आ चुकी थी, जो कि 14 जुलाई 1789 को आपके वेस्टाइल किला के आगे लोगों ने क्रांति की शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद जो टाइम आता है 1815 का, तो नेपोलियन बोनापार्ट की कहीं ना कहीं हार हो गई थी बैटल ऑफ वाटरलू में, जो कि वाटरलू एक जगह है बेल्जियम में। उसी के बाद 1830s में जुलाई रेवोल्यूशन आया था और 1848 में फरवरी रेवोल्यूशन आया था और फिर उसके बाद 1860 में और 70 में अगर देखा जाए तो इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन स्टार्ट हो चुका था। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफिकेशन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो कंट्री है वो अच्छे से यूनिफाइड हो चुका था और बेशक एक कंट्री के नाम से पूरी दुनिया में उभर चुका था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो ये टाइम फ्रेम है 1789 का, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि लोगों में एक दिमाग आ गया था जिस हिसाब से वो सरकार के यानी कि जो राजा के विरुद्ध जा सकते थे। तो 1789 में इसी की शुरुआत हुई थी और वो चला था 1815 तक। 1789 से 1815 तक का जो टाइम फ्रेम था वो नेपोलियन का था और इसी बीच कहीं ना कहीं 1804 में नेपोलियन ने अपनी नेपोलियनिक कोड लिखा था, जिसमें कि उसने साफ साफ लिखा था जो वहाँ के रिफॉर्म्स करा था उसने, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, वगैरह वगैरह पे, ये सब मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद 1815 में उसके हार जाने के बाद वियना कांग्रेस की शुरुआत हुई थी और वियना कांग्रेस कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया और जितने भी उसके आजू बाजू के कंट्रीज हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वियना कांग्रेस को फ्रांस पे थोप दिया और फिर 1830 में कहीं ना कहीं लोगों ने उसका विरोध किया और फिर 1848 तक उसको हटा दिया गया और फिर 1860 और 70 तक में जितने भी आपके इटली के लोग हैं और जर्मनी के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक यूनिफिकेशन की शुरुआत कर दी थी और 1871 तक आते आते इटली और जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बन चुकी थी। सो वेल, अगर इस चैप्टर की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो इस चैप्टर में इनलाइटमेंट ऑफ लिबर्टी का दे रखा है जिक्र। इसका मतलब ये है कि लिबर्टी की अगर मैं बात करूं तो लीबर जो शब्द है LIBER, ये लैटिन शब्द है और इस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है फ्री। इसकी कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट यानी कि शुरुआत हो चुकी थी। तो शुरुआत होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको क्लास बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो आपके नोबिलिटी के थे, क्लर्जी के थे और फिर उसके बाद मिडिल मैन जो लोग थे, और मिडिल में भी 3 डिवीज़न थे, एक
हायर मिडिल, एक मिडिल मिडिल और एक लोअर मिडिल वगैरह ऐसे करके। सो वेल इसकी अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी हमेशा से 3 डिवीज़न में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है, इस टाइम में भी जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो हाई क्लास हैं वो तो हाई क्लास ही रहेंगे, और अगर लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी कहीं न कहीं शुरुआत हुई थी मिडिल क्लास से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी क्रांति आज के डेट में हुई है वो सब मिडिल क्लास ने स्टार्ट करा है। जिसका मतलब ये है कि अगर मिडिल लोग मिल गए और उन्होंने जितने भी लोअर क्लास लोग हैं उन्हें समझाया, उन्हें आगे बढ़ाया, तो कहीं न कहीं उसमें क्रांति होने की शुरुआत हुई है। कुछ-कुछ क्रांतियों की अगर बात करूँ तो वो फेल हुआ था, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो कभी ना कभी, चाहे वो आपका रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे इंडियन रेवोल्यूशन की बात करूँ, तो एक टाइम पे वो फेल हुआ था, लेकिन फिर उस पे काम करने के बाद वो फिर रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। वो फेल क्यों हुआ था? क्योंकि कहीं न कहीं उसमें किसी एक क्लास की भागीदारी वहाँ नहीं थी। इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो लोअर नहीं होंगे, अगर लोअर होंगे तो वुमेन नहीं होंगी, अगर वुमेन नहीं होंगी तो फिर क्रांति आगे नहीं जाएगी। सो वेल इस चैप्टर में भी यही दे रखा है कि जैसे अगर मैं बात करूँ एक नेशन बनने की शुरुआत कैसे हुई और व्हाट इज अ नेशन। तो नेशन जो होता है, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि एक नेशन कैसे बनता है तो आप क्या बताइएगा? कल्चर एक होना चाहिए, लैंग्वेज एक होना चाहिए, सोसाइटी एक होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ जब एक होती है तभी एक नेशन बनता है ना? ऐसा ही कुछ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किताब में देखें तो अर्नेस्ट रेनन ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी दी है इस पर, और वो यही दी है, कोई भी नेशन तभी बनता है जब उसका कोई एक ग्लोरियस पास्ट हो, हीरोइक किस्म के लोग हों वहाँ पर, जो कि जनरेशन से जनरेशन हम बताएं और फिर एक आइडिया जनरेट करें। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया की बात करूँ तो यहाँ ना लैंग्वेज एक है, ना कल्चर एक है, ना सोसाइटी एक है, लेकिन फिर भी हम एक कंट्री में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि कल होके अगर मतलब इन द सेंस अगले जनरेशन में अगर हमने लोगों को बताया कि हमारा एक काफ़ी अच्छा पास्ट रहा था और काफ़ी जगह से, जैसे गुजरात से गांधी जी, बिहार से राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद और भी काफ़ी हर एक जगह से जितने भी लोग हैं वो सब उभर के आए थे और एक यूनाइट होके एक यूनिटी लाके उन्होंने देश को आज़ाद कराया था। तो कहीं ना कहीं ये जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं एक जोड़ेगा, एक नेशन बनाएगा। तो लोगों के भी दिमाग में यही आएगा कि नहीं यार, हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, हमारे इतने हीरोइक लोग रहे हैं, तो क्यों अलग जाएं, हम भी एक हो जाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं एक फीलिंग है या फिर यही एक आइडिया है जो कि एक नेशन की शुरुआत कराता है। और इस जो लोग इसी आइडिया को या फिर ये एक फीलिंग है, ये इमोशन है, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना अगर हर एक देश में हो, हर एक नागरिक के मन में हो, तो फिर कभी भी भेदभाव किसी भी देश में नहीं होगा। जिसका मतलब ये है, अगर लोग अपनी हिस्ट्री को देखें, इंडियन हिस्ट्री देखें, फ्रेंच हिस्ट्री देखें, अपने अपने देश की अगर हिस्ट्री देखें और उसके साथ जिए, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी संस्कृति डेवलप करेगी और किसी और देश की संस्कृति उठा के जीने से। सो वेल अगर इस चैप्टर में और बात करें तो फ्लैग का इंपॉर्टेंस दिया है इसमें। फ्लैग का इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आपका नेशन बन गया, लोगों में एक फीलिंग्स ही आ गई, तो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक उन्होंने फ्लैग रख दिया कि हमारे फ्लैग का मतलब है ये। जैसे इंडियन फ्लैग की बात करूं तो आप सब जरूर बताइएगा और आप सबको पता होगा कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। वैसे ही जर्मनी में फ्लैग का जो रोल था वो बताया गया है, और उस जर्मनी के साथ ही साथ जितने भी यूरोप में देश हैं उन सभी के भी फ्लैग के बारे में यहाँ बताया गया और फ्लैग का इंपॉर्टेंस बताया गया। जैसे आप कभी वोटिंग वगैरह में जाते होंगे या फिर देखते होंगे इलेक्शंस के टाइम पे, नेता का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, और जो मशीन वशीन पे उसकी फोटो तो नहीं बनी होती, वो तो पार्टी का ही बना पड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो पार्टी है वो कंट्री है और जो उसका जो फोटो है वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। तो इंडिया कहीं भी अगर नाम आएगा तो कभी इंडिया इंडिया लिख के नहीं आएगा, वो हमेशा एक अपने फ्लैग में आएगा, ट्राई कलर में आएगा। सो वेल उसके बाद इसमें चैप्टर में आगे बढ़े तो चैप्टर में आगे बढ़ने के बाद ये दिया पड़ा है कि जब नेपोलियन बोनापार्टे वहाँ पे था फ्रांस में, और उसके बाद उस कहीं ना कहीं मैंने बताया था उसने नेपोटिज्म की शुरुआत कर दी थी। इसका मतलब ये है कि नेपोटिज्म मतलब जहाँ से भी वो जीतता था तो अपने भाई भांजे भतीजों को वहाँ बिठा देता था और वहाँ से फिर चला आता था फ्रांस में राजगद्दी संभालने। सो वेल इसी के साथ ही साथ हुआ क्या कि मैटरनिक एक युवराज था ऑस्ट्रिया का, और ऑस्ट्रिया की भी बात करूं तो ऑस्ट्रिया का जो मोनार्की है वो काफ़ी तगड़ा और काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री में। सो वेल उसी का जो युवराज था मैटरनिक करके, उसने फ्रांस में देखा
कि लोग कैसे सरकार के विरुद्ध जाकर क्रांति करके आगे बढ़ रहे हैं और राजा को वहाँ से हटा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जब नेपोलियन फ्रांस में आया था तो मोनार्की खत्म तो नहीं, वो जो मोनार्की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। तो इसका मतलब यही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है तो उसका मतलब ये है कि राजा कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर में नहीं रहता, स्टेट के पास ज़्यादा पावर नहीं होता, कुछ पावर लोगों के पास भी आ जाता है। सो वेल, इसी बात का डर था। बाकी जितनी कंट्रीज थे वहाँ आजू बाजू में, उसमें सबसे ज़्यादा डर ऑस्ट्रिया का था। तो उसने जर्मन फेडरेशन बिठाया और यही बोला कि भाई देखो, वहाँ के जितने आजू बाजू के राजा थे, राजा जल्दी से आजा, अब बजाना है नेपोलियन का बाजा। सो वेल, ये लाइन भी काफ़ी अच्छी है और सोचिएगा इस बारे में। तो इस लाइन का मतलब यही है कि उसने मीटिंग में यही कहा कि राजा जल्दी से आजा, अब बजाना है नेपोलियन का बाजा। सो इसका मतलब ये है कि नेपोलियन की कहीं ना कहीं हार की बात ये लोग कर रहे हैं, जो कि हार जाके 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में होती है। और इससे पहले भी उन्होंने ट्राई करा था 1830 में लिप्जिक, द बैटल ऑफ लिप्जिक में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो बच गया था और फिर उसने मिलिट्री इकट्ठा करके फिर वो राजगद्दी पे बैठ गया था। बट फिर भी कहीं ना कहीं उसके रिफॉर्म्स जो थे, नेपोलियन को क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि नेपोलियन को कहते हैं वो था मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ यूरोप। जिसका मतलब ये है कि यूरोप, अगर कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट अगर रह जाता, उसकी हार ना हुई होती, तो आज शायद हम इंग्लिश के बजाय फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे होते। जिसका मतलब ये है कि बंदे में इतना दिमाग था, अकेले वो कुछ भी कर सकता था और इतने सारे रिफॉर्म्स उसने करे। रिफॉर्म्स की बात करूं तो सबसे पहले जर्मन जो 300 अलग अलग प्रोविंसेस में बटा पड़ा था, उसको एक 39 स्टेट्स में डिवाइड करा। फिर उसके बाद जो कस्टम्स और ड्यूटीज़ वगैरह, जो एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई ट्रेड करने जाता है तो उसको हर जगह हर स्टेट में अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। और उसी के साथ ही साथ अगर मान के चलिए आपको 2 किलो सेब यहाँ खरीदना है दिल्ली में, वो इतना होएगा, और वहीं आप जाके महाराष्ट्र में खरीदते हैं तो वो इतना होगा। तो इसका मतलब यही है कि उसने कहीं ना कहीं मेजरमेंट्स और यूनिट्स पे भी ध्यान दिया और पूरे यूरोप में और जितने उसके नेशन थे उसमें उसने जो आपके यूनिट्स वगैरह पे काम करा। और फिर उसी के बाद हम देखेंगे कि इसने करेंसीज का भी कॉन्सेप्ट लाया, करेंसीज स्टार्ट करवाई अपनी। उसके बाद इसने एजुकेशन पे भी काम किया। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें और इतने लोगों के लिए सोचने वाला इंसान अगर हट जाएगा तो कहीं ना कहीं मोनार्की की फिर से शुरुआत होती है, जो कि 1815 के बाद जो वियना कांग्रेस आती है तो वो कहीं ना कहीं इसी का एक कारण है। सो वेल, अगर आगे बात करूं तो 1850s का ही टाइम चल रहा था, जैकोबिन क्लब की शुरुआत हो चुकी थी। तो जैकोबिन क्लब तो मैंने आपको बताया ही था कौन लोग थे और क्या क्या काम करते थे, और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स उसने भी लाए थे। तो नेपोलियन ने 1804 में अपना एक सेट ऑफ रूल्स लिखा था जिसे हम कहते हैं नेपोलियन कोड। उसी में ये सारे रिफॉर्म्स की बात उसने कही है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि 1815 के बाद जो टाइम फ्रेम आता है, उस टाइम फ्रेम में वहां की सोसाइटी कैसी थी। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी, मैंने बताया हर टाइम 3 फेज में डिवाइड होता है, हायर, मिडिल और लोअर। तो उस टाइम में एरिस्टोक्रेट कहीं ना कहीं लोगों में आ गई थी और अपना एक क्लास बना गई थी। तो एरिस्टोक्रेट कहने का मतलब यह है कि ये एक डोमिनेटेड टाइप की सोसाइटी होती है और ये कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, हमसे नीचे सब बेकार है। सो फिर मिडिल जो लोग हैं, मिडिल का मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में जितनी भी क्रांति आई हैं सब की शुरुआत करा है मिडिल लोगों ने। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी एक लिबरल शब्द का यूज हुआ है, और लिबरल का मैंने आपको बताया जो कि फ्री मतलब होता है लैटिन शब्द में। तो लिबरल कहीं ना कहीं लिबरल क्लास जो बना वो मिडिल क्लास वालों का ही बना। लिबरल क्लास की बात करूं तो न्यू मिडिल क्लास का भी आप नाम देखेंगे ये चैप्टर में। तो न्यू मिडिल क्लास भी यही है, जो सोसाइटी, जो मिडिल क्लास उठ के आई और रेवोल्यूशन जिता गई, उसी क्लास को हम कहते हैं न्यू मिडिल क्लास या फिर लिबरल क्लास। सो वेल, आपकी किताब में सबसे एक काफ़ी प्यारी फोटो दे रखी है, पहले ही पेज में है, और ये सिग्निफिकेंस ये देती है कि जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा एक कंट्री हो, हम जिसमें अपने हिसाब से रहे और चीज़ें आगे चलते रहे खुद ब खुद।
तो इस फोटो में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि लोग जर्मन लोग हैं, इटली के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, ये सब अपना अपना झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सिग्निफिकेंस दिखाया है यहाँ, जो कि वो यही दिखा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं। सो वेल, इस फोटो में ऊपर जीसस की भी फोटो है, जिसका मतलब यही है कि वो भी कहीं ना कहीं, भगवान भी यही चाहते हैं कि लोग एक साथ इकट्ठा होकर रहें और एक शांति वाली जिंदगी जिए। सो वेल, चैप्टर में अगर आगे बढ़ूं तो नेशनलिज्म की बात मैंने आपको समझाई दी, और फिर इसी बीच 1815 से लेकर 1813 के टाइम फ्रेम के बीच में कहीं ना कहीं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी होता है। इसके बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो ग्रीक जो लोग हैं, ग्रीस कंट्री पर हमेशा से 14th या 15th सेंचुरी से शासन चलता आ रहा था ओटोमन टर्क का। और ओटोमन टर्क कौन है? जो आज का टर्की है, इस्तांबुल है, उनका कहीं ना कहीं शासन इस पर चलता था। और कहीं ना कहीं ये चाहते थे फ्रांस को देखकर कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, हमें भी अब अपना स्टेट चाहिए, हमें भी अब अपनी आज़ादी चाहिए। सो इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो नेपोलियन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था वन नेशन का, जो कि कहीं ना कहीं हर एक राजा भी सोचते थे कि अगर वन नेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो यार ये हमें खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इससे थोड़ा राइम बनाऊँ तो वन नेशन का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ये कहीं ना कहीं हमें बर्बाद कर जाता है। सो वेल, इसके बाद अगर बात करूँ तो ज़ोलोवरीन करके एक शब्द आपकी किताब में दे रखा है कि ज़ोलोवरीन एक कस्टम टैक्स वगैरह जो सरकार डालती है, और 1834 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बना था कि जो आगे रेवोल्यूशन हुआ था, फरवरी रेवोल्यूशन, उसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1830s के टाइम फ्रेम की, तो 1830 का जो टाइम फ्रेम था, उस टाइम में वियना कांग्रेस, मैंने आपको बताया था, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक दिमाग आता है कि यार ये तो भाई मोनार्की वाली बात ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो मोनार्की ही थी। और 1815 में जो मैंने आपको बताया था कि वियना कांग्रेस आती है, और मैटरनिक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि उसने जर्मन कन्फेडरेशन रखा था, और जिसमें कि नेपोलियन को छोड़ के बाकी सारे राजा आए थे, और उसी में यही इसने डायलॉग मारा था कि अगर फ्रांस अगर छीकेगा तो पूरी यूरोप बीमार हो जाएगी। सो वेल, इसी का मतलब यही है कि अगर फ्रांस में लोगों ने अगर सरकार के विरुद्ध जाके, राजा के विरुद्ध जाके अपनी बात रखी, तो पूरी दुनिया यानी पूरी यूरोप भी यही करना स्टार्ट कर देगी। और फिर हमारा क्या होगा? हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जिएंगे, जहां हमारे ऊपर लोग रहेंगे। सो वेल, इसी की बात अगर मैं करूं तो मैटरनिक ने 1815 में जब वो हार गया था, नेपोलियन हार गया था और मारा गया था, सो वेल उसके बाद आपको एक लुइस फिलिप करके राजा है, उसको राजा बना के बिठा दिया था फ्रांस की राजगद्दी पर। और ये लुइस फिलिप है, ये कहता है कि मैं बर्बन फैमिली का ही हूँ। सो वेल, कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बर्बन फैमिली जो स्टार्टिंग में, जिसमें हमारे लुइस 16 भैया थे, याद करिएगा 9th क्लास की किताब में, तो उसी लुइस 16 के भाई या कुछ चाचा वाचा रहे होंगे, उसी डायनेस्टी के लोग थे, और फिर से कहीं ना कहीं मोनार्की की शुरुआत हो चुकी थी। सो वेल, अगर आगे बढ़ेंगे तो जब 1815 में जब नेपोलियन चला गया, तो उसके जाने के बाद कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव टाइप के लोग आ गए। कंजर्वेटिव मतलब कहने का ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक बुद्धि सी आ गई कि यार वही पुराने ख्यालात ज़्यादा अच्छे थे, कुछ काम नहीं करना पड़ता था, क्यों हम ये लड़ाई कर रहे हैं, क्यों शांति को भंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो बस यही चाह रहे थे कि जो हमें मिल रहा है हम उसमें ही खुश रहेंगे। बट इसी के साथ ही साथ एक जो लोग हैं, एक इंडिया में अगर बात करूं तो उसी टाइप के अपोजिट में एक लोग हैं, मॉडर्निस्ट नाम है जिनका, जो कि एक्सट्रीमिस्ट वगैरह भी कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं नेचर वाइज थोड़े खूंखार हुआ करते थे, और वो यही कहते थे कि नहीं यार, हमें लड़ाई वड़ाई करके ही आज़ादी मिलेगी, और शांति वांति में कुछ रखा नहीं है। सो वेल, अगर आगे बढ़े तो मैंने आपको ग्रीस का इंपॉर्टेंस बताया, और ग्रीस में एक और इम्पोर्टेंस की बात अगर करूं तो वो यही है कि 1821 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और जो ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल एक जगह है आपको टर्की में ही, और ये जगह का अलग ही इंपॉर्टेंस है, और इसमें यही कहते हैं कि ये जगह एशिया और यूरोप को जोड़ता है, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेंटर था एक टाइम पर। और फिर उसके बाद लोगों ने एक ट्रीटी साइन करवाया 1832 में, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाता है, और जो ग्रीस एक कंट्री है, यानी कि जो ग्रीक लोग हैं वो आज़ाद होकर अपनी एक कंट्री बनाकर रहते हैं। सो वेल, अगर आगे चैप्टर में बात करूं तो
बेल्जियम बेल्जियम में ने भी देखा कि यार फ्रेंच लोग जो हैं वो खुल के आज़ादी में जी रहे हैं, तो हम क्यों किसी और का सह रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि बेल्जियम पर जो राज करते थे वो नीदरलैंड करता था, और कहीं ना कहीं 1830 में उसका भी हार दिखता है हमें, और उसका भी फिर रूल खत्म हो जाता है बेल्जियम पर से, और बेल्जियम भी एक कंट्री नेशन के रूप में हमें दिखता है 1830s के बाद। सो मैं अगर चैप्टर में आगे बात करें तो ये जो फोटो है, इस फोटो का सिग्निफिकेंस यही है, ये बताता है कि कुछ लोग थे जो नेपोलियन बोनापार्टे की बुराई करते थे वहाँ पर उस एरिया में, मतलब फ्रांस में, और फिर उसके बाद चाहते थे कि ये फिर से ना आए। इसका मतलब ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक बुद्धि सी आ गई थी, वो यही चाहते थे कि अगर हमारा जो राजा है वो अगर मारा गया तो ये दूसरा राजा क्यों आके हमारे पे राज कर रहा है। जिसका मतलब यही है कि अगर हमारा राजा होना चाहिए तो वो हमारी सुननी चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करता था, वो कहीं पे जाके अपने भाई भतीजों को बिठा देता था। फिर उसके बाद बात करूं तो एरिस्टोक्रेट और न्यू मिडिल क्लास की बात मैंने करी आप सभी के सामने। और फिर सेकंड टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल नेशन स्टैंड फॉर, ये मैंने बताया आप सभी को। फिर अगर चैप्टर में आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं एज ऑफ रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। एज ऑफ रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में हमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ धीरे धीरे करके अपना एक नेशन बनाते हैं, और फिर उसी के बाद अगर देखें तो जो बेल्जियम की जो कहानी बताई मैंने, या फिर जो ग्रीक की कहानी बताई, वो कहीं ना कहीं इसी में आती है। अगर हम इंक्लूड करें तो वो इसमें आराम से कर सकते हैं। सो वेल, इसमें कहीं ना कहीं एक शब्द आपको दिख रहा होगा, रोमांटिक इमेजिनेशन या फिर नेशनल फीलिंग। इसका मतलब यही है कि यहाँ जो रोमांटिक का मतलब है वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। रोमांटिसिज्म का यहाँ मतलब है कि अपने नेशन से प्यार। अपने नेशन से प्यार कहने का यही मतलब है कि आप कैसे अपने नेशन को प्यार कर सकते हो, आप म्यूजिक से या फिर नेशनल एंथम से या फिर पोइट्री से या फिर शायरी से या फिर किसी भी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो क्रांतिकारियों यानी रेवोल्यूशनरीज के साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फिलोसोफर्स का रोल बताया था आपको कि अगर किसी भी जगह पे अगर रेवोल्यूशन करना है तो फिलोसोफर्स को डाल दो, वो एक नया आइडिया बनाएंगे और वो जगह कहीं ना कहीं सही हो जाएगा पहले से। तो लिबरल क्लास का इंपॉर्टेंस था ये। और बाकी इसी के साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं म्यूजिशियंस का, सिंगर का, फिर उसके बाद एक नेशनल फीलिंग लाने में बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी के साथ ही साथ पोइट्रीज का, बुक्स का, फिर उसके बाद आपको फ्लैग का, फिर एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक जैसे जर्मन में एक जर्मेनिया में अभी आपको आगे बताऊंगा, जर्मेनिया नाम की एक लेडी है, उनका इंडिया में अगर बात करें तो भारत माता की फ़ोटो जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1905 में। सो वेल, ये भी कहीं ना कहीं एक नेशनल फीलिंग आती है और ये एक रोमांटिसिज्म का पार्ट है। और रोमांटिसिज्म का सीधा मतलब यही है कि एक इमोशनल फीलिंग अपनी कंट्री के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी मैंने आपको यही बताया था कि लोगों ने एक अपना एंथम बना दिया था, नेशनल एंथम, और वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कहीं लड़ने जा रहे हो या फिर सारे लोग आपके सामने इकट्ठा हो गए हैं और फिर आपको गा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो ना कास्ट, ना लैंग्वेज, ना जेंडर कुछ नहीं देखता, वो बस यही देखता है कि लोग यूनिटी में हैं और यूनाइट होकर आगे चल रहे हैं, तो भैया हम नहीं हारेंगे किसी के आगे। तो ये कहीं ना कहीं यही सिग्निफिकेंस देता है कि जो जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त में नेशनल एंथम होता है तो सारे लोग इंडिया के, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कल्चर से हो, वो खड़े होके हमारे जो हीरो लोग हैं जो कि अपने शहीदी दे गए थे आज़ादी के टाइम पर, उन्हें कहीं ना कहीं सैल्यूट करते हैं। और ये एक काफ़ी अच्छी फीलिंग है लोगों को यूनाइट करने में, और इसी से नेशन बनता है, और नेशनलिज्म वही फीलिंग को कहते हैं। और इसी में फिर आगे बढ़ते हैं। 1848 से कहीं ना कहीं जर्मनी में या फिर इटली में यूनिफिकेशन की एक शुरुआत होने का आइडिया लोगों में आ चुका था। तो इसका मतलब यही है कि अगर देखें तो 1848 का जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम में भी रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि उसमें लोअर क्लास नहीं थे, और अगर कभी ना कभी लोअर क्लास आ भी जाए तो वुमेन क्लास नहीं थे। यानी लोगों में ऐसा ही चाहिए था कि अगर रेवोल्यूशन हो और हमें अगर अपनी बात रखने की बारी आई तो हम यही कहेंगे कि हमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे कोई सा भी हो। अब आप देखिए फ्रांस में जब क्रांति हुई थी 1789 में, तब से लेकर 1946 में जाके वुमेन को राइट मिला था, और इंडिया में आज़ादी के 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के साथ ही साथ वुमेन को राइट टू वोट भी मिल चुका था। सो वेल, इंडिया इज़ द बेस्ट। अब अगर आगे बात करें तो जर्मनी में
वहाँ का जो एक प्रोविंसेस था, एक सबसे बड़ा प्रोविंस था वहाँ प्रुशिया, और प्रुशिया खुद में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल भी था। वहाँ का जो चांसलर हुआ करता था, वो चांसलर हुआ करता था ओटोमन बिस्मार्क। वो यही चाहता था कि जो जर्मनी है, एक कंट्री है, वो काफ़ी पावरफुल हो। तो अब जर्मन लोगों में दिमाग आने की शुरुआत हो चुकी होती है, और जर्मनी यूनिफिकेशन कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होता है। सो वेल, ये जो टाइम फ्रेम है वो 1848 का है, और 1848 में प्रशिया करके एक वहाँ पे प्रोविंस हुआ करता था, और काफ़ी बड़ा हुआ करता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। उसका ही राजा हुआ करता था आपका विलियम वन, और विलियम वन के नीचे जो वहाँ का चांसलर हुआ करता था वो था ओटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क का अपना अलग रोल है हिस्ट्री में, कैसे उसने पॉलिटिकल सिचुएशन खड़े करके जो उसके ऑब्स्टेकल थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस, उनको धीरे धीरे करके हटा दिया, और 1871 में जर्मनी को आज़ाद करके फ्रांस के किले वर्सलिस के किले में जाकर उसने पार्टी करी और सेलिब्रेट करा और बोला कि अब मैं आज़ाद हूँ। तो कैसे इतनी इंटरेस्टिंग बात है, और कैसे जो राजा जर्मनी से निकल के फ्रांस के पेरिस के शहर बीचों बीच जाके वहाँ सेलिब्रेट करता है। इसका रीज़न चलिए देखते हैं। इसका रीज़न यही है कि जब जर्मनी चाह रहा था कि मैं यूनाइटेड हो जाऊं या फिर अपने अलग नेशन बनाऊं, तो उसके सामने दो ऑब्स्टेकल आ रहे थे। पहला था जर्मनी और दूसरा था फ्रांस। जब जर्मनी चाह रहा था कि मैं एक अलग नेशन बनाऊं, तो उसके सामने दो ऑब्स्टेकल आए थे। पहला था ऑस्ट्रिया और दूसरा था फ्रांस। फ्रांस को तो उसने बाद में लपेटा, पहले उसने मारा ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया को कैसे मारा मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रिया को फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर हराया, और उसे पता था कि ऑस्ट्रिया अगर आ जाएगा अकेले मेरे से लड़ने तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो कैसे ही उसने अपना एक दिमाग लगाया और उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। फिर दूसरी बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रांस में उसने कहीं ना कहीं जाकर लोगों में एक इमोशनल फीलिंग डाल दी, जो कि वहाँ पे जितने जर्मन लोग थे उनमें एक आ गई, और जो फ्रांस की आर्मी है वो खुद ब खुद पीछे हो गई। तो इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ सेडान, जो कि 1871 में हुआ था, और इसमें फ्रांस की हार हुई थी। सो वेल, अब आगे बात करें तो अब मैं बात करूंगा इटली की। इटली का जो मैप देखें तो कुछ इस प्रकार का है। ये है इटली का मैप, और इसके बीच में मैंने एक दे रखा है, ये है पेपल स्टेट। पेपल स्टेट का मतलब ये है कि वो राज्य जहां पर राज पोप का, चर्च का हुआ करता था। ये भी उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं इटली का थोड़ा बैकग्राउंड। इटली के बैकग्राउंड में वहां का राजा हुआ करता था किंग विक्टर इमैनुअल टू, और उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था कोट कावर्ड, CAVOUR। तो उसी के साथ ही साथ दो रेवोल्यूशनरीज का नाम यहाँ दिया पड़ा है, जो कि एक नाम है गैरिबल्डी, और दूसरा जो नाम है वो नाम है आपका मजीनी का। मजीनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसलिए है क्योंकि वो 1807 में बॉर्न था, और 24 साल की उम्र में आते आते कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है। और वो मौत कैसे होती है, वो शहीद हो जाता है। और उसने अपने जीवन में यंग इटली और यंग यूरोप का एक कॉन्सेप्ट लेके आया था, और कहीं ना कहीं ये पार्टी भी बनाई थी। ये सीक्रेट पार्टी हुआ करती थी, और ये इस पार्टी में एक यही रूल था कि जितने भी यंगस्टर्स होंगे वो आगे आएंगे और वही रेवोल्यूशन लेके आएंगे। कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्टेंट वाली बात थी, तो ये वही वाली बात है। प्रोटेस्टेंट का मतलब यही है कि जो लड़ाई लड़ाई मारधाड़ में विश्वास रखते हैं, जो आपके कंजर्वेटिव से अलग होते हैं। कंजर्वेटिव तो मैंने बताया था कि जो सिंपल सादे लोग होते हैं, जो कहते हैं कि मार वार में कुछ नहीं रखा, शांति चाहिए। बट प्रोटेस्टेंट वो जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर आज़ादी चाहिए तो हमें तलवार या लड़ाई करनी ही पड़ेगी। सो वेल, अगर इसमें आगे बात करें तो इंडिया का इम्पैक्ट भी अगर देखें तो 1900 में एक अभिनव भारत करके एक पार्टी बनी थी, और ये पार्टी बनाई थी विनायक सर्वकार ने, और काफ़ी वो भी इन्फ्लुएंस था मजीनी से, और वो भी चाहता था कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो आगे आए और देश को जल्दी से आज़ादी दिलाएं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इटली के सामने इतने सारे चैलेंजेस थे, बट फिर भी उन्होंने अपना एक यूनाइट स्टेट बनाया, और इस पेपल स्टेट को एट द एंड अपनी कंट्री से निकाल के फेंक के एक वेटिकन सिटी नाम का एक देश है, आज भी देश है वो, और उस कंट्री में आपको वहाँ के जितने भी पोप हैं, जितने भी चर्च हैं, उनको अलग एक देश दे दिया। सो वेल, इनके सामने भी अगर दिक्कतें की बात करें तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया ही आया था। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया एक टाइम बाद आपका जो गैरिबल्डी है उसने संभाला था ऑस्ट्रिया को। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का कहीं ना कहीं मैटेरियल अलाइंसेस था आपका इसके इमैनुअल के साथ। तो कहीं ना कहीं जो कर्ट कोवर है और जो हमारे गैरिबल्डी हैं,
इसने बहुत बढ़िया रोल दिया था अपने इसमें आज़ादी में। सो वेल, अब अगर बात करें यूनिफिकेशन की, तो नीचे जो फ्रांस का हुआ करता था, मतलब जो इटली का हुआ करता था, ये फ्रांस का रीजन था, और जो पिडमोड और जो आपके दो स्टेट हैं लोम्बार्डी और विनिशिया करके, ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया को निकाल के फेंका इन्होंने बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटिश और फ्रांस। और फिर जब फ्रांस को हटाने की बारी थी, तो इमैनुअल ने तो बोला कि मैं तो नहीं लड़ सकता, अब गैरीबल्डी आप ही कुछ करिए, या फिर कोर्ट कवर आप ही कुछ करो। तो गैरीबल्डी ने क्या किया, इस स्टेट में जाकर रेवोल्यूशन फैला दिया। और गैरीबल्डी का नाम ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने रेड शर्ट सबको पहनवा दिया और रेवोल्यूशन करने स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं फ्रांस धीरे धीरे हटती गई, और एक टाइम बाद ये जितने पेपल स्टेट हैं वगैरह वगैरह, एक यूनिफाइड इटली हमें मिलती है। इसी के बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की भी बात कही है किताब में, और ब्रिटेन का अलग एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसे कहते थे ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड एंड वेल्स, आज भी आपने इसका नाम सुना होगा। तो ब्रिटेन में क्या था कि उस टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज के लोग थे, स्कॉटिश लैंग्वेज के लोग थे, वेल्स लैंग्वेज के लोग थे, और एक एरिश लैंग्वेज के लोग थे। ये चार लैंग्वेज के लोग थे, अलग एक कल्चर है, लेकिन फिर भी एक नेशन में रह रहे हैं, क्यों और कैसे। तो इसका सबसे पहले सिग्निफिकेंस देखिए कि इंग्लैंड में कभी भी अगर पावर में है या कंट्रोल में है तो वो सबसे बड़ा अपने पार्लियामेंट को मानते हैं, पार्लियामेंट के आगे किसी का नहीं सुनते। तो पार्लियामेंट के इसी के खिलाफ 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था और इन लोगों ने किया था। फिर उसी के बाद 1707 में एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसमें कहा था कि इंग्लिश लोग और स्कॉटिश लोग साथ रहेंगे, और जो भी कल्चर होगा वो सब साथ में रहेंगे, जो भी लैंग्वेज होगा, अब स्कॉटिश लोग भी इंग्लिश ही बोलेंगे। सो वेल, ये कितनी गलत बात है। अगर आपके सामने अगर कोई और कंट्री है और आप उसके कल्चर को खत्म कर रहे हो, तो लोगों में दिमाग तो आ रहा था, लेकिन अब लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज भी अगर देखें तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अपना अलग एक मुद्दा चलता रहता है, लड़ाई पीठ का। सो वेल, इसके बाद देखें तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, उसमें दो तरह के क्रिश्चियन लोग आए सामने। पहले जो लोग आए उनको बोला जाता है कैथोलिक सेक्ट। इसका मतलब ये है कि वो लोग पुराने ख्यालातों के हुआ करते थे, और इसमें उनको बाइबल का अच्छा खासा नॉलेज था, और बाइबल को ये कहते थे कि बाइबल हमेशा लैटिन में ही लिखा जाएगा। और इसी के सामने एक और प्रोटेस्टेंट की बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो प्रोटेस्टेंट सेक्ट करके भी एक क्रिश्चियन लोग आते हैं सामने। ये इसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है मार्टिन लूथर का, जो कि आपको कभी ना कभी पता ही है और पढ़ा ही होगा इसके बारे में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। और उसी के साथ ही साथ मार्टिन लूथर ने और जितने प्रोटेस्टेंट लोग थे वो यही कहते थे कि नहीं, जो बाइबल है वो हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना चाहिए और सबके पास पहुंचना चाहिए, और ऐसा जो कैथोलिक लोग हैं वो नहीं चाहते थे। तो कैथोलिक कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव टाइप के थे ना। सो वेल, कैथोलिक की अगर मैं बात करूं तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में लड़ाई भी हुई थी, और कभी कहीं ना कहीं कभी किसी की जीत हुई, कभी किसी की जीत हुई। अब आगे बढ़े तो देखते हैं कि 1801 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, नाम देखिए कितना प्यारा है, यूनाइटेड किंगडम। एक भी किंगडम उसका यूनाइटेड नहीं है, बट फिर भी नाम है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आयरलैंड को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया 1801 में, और ज़बरदस्ती उसे अपने अंदर धकेल दिया कि नहीं भाई, अब से तुम भी हमारा हिस्सा हो। सो वेल, अलग कल्चर, अलग किस्म के लोग, अलग नेशन, कैसे यूनाइटेड है पता नहीं। अब अगर आगे बात करें तो चैप्टर में वुमेन का कंडीशन के बारे में बताया गया है। वुमेन की कंडीशन को देखें तो स्टार्टिंग से ही कभी उन्हें वोट की आज़ादी नहीं दी गई, बट फिर भी एक कंट्री का या नेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव का जो काम है वो वुमेन के हाथों में दिया गया। इसका मतलब ये कि जो जर्मेनिया एक जो लेडी हैं, जो कि फ़ोटो में काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, और ये जो विजुअल इफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये कभी आज तक ऐसी कोई लेडी हुई नहीं होगी, बट फिर भी इन्होंने एक फ़ोटो बनाई, एक वुमेन का मॉन्यूमेंट बनाया, उस पर अपने जितने तलवार है, ईगल की फोटो है, फिर उसके बाद ओक लीव्स है, तो इन सारी चीज़ों के अपने अलग अलग रोल हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब जैसे भारत माता की बात करें तो एक हाथ में त्रिशूल है, बगल में लॉयन है, पीछे अखंड भारत की फोटो है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना एक रोल है, और यही एक फोटो हमें बताता है कि हम कैसे यूनाइट हैं, एक साथ हैं, और ये हमारा जो कंट्री के लिए फीलिंग है, पेट्रियोटिक फीलिंग जो हमारे लिए आता है, वो कहीं ना कहीं इसी से आता है, इसी को देख के आता है। इन फ्यूचर अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये जर्मेनिया है या फिर फ्रांस में बात करें तो वहाँ की भी कोई है, और उसके बाद इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भारत माता है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में फोटो बनाई थी और मॉन्यूमेंट बनाया था। सो कहीं ना कहीं ये हमें बताएगा कि इन फ्यूचर स्ट्रगल जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था वो कितना ज़्यादा हुआ था और कितना इंपॉर्टेंट भी रखता है।
सो वेल अगर आगे बात करें तो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाल्कन्स के बारे में बताया गया है। अब ये बाल्कन कौन है? बाल्कन जो वो रीजन है अल्बानिया के, ग्रीस के, बोस्निया के, सर्बिया के, तो इन पे नज़र हमेशा से फ्रांस का, ब्रिटेन का, ये जितने पावरफुल कंट्रीज हैं उनका नज़र इस पे हमेशा से पड़ा है। और एक और चीज़ दे रखी है किताब में, नेशनलिज्म टू इम्पेरियलिज्म। इसका मतलब यही है कि पहले नेशनलिज्म आया और फिर इम्पेरियलिज्म आया। इसका और क्लियर करूं तो नेशनलिज्म का मतलब यह है कि पहले वो भावना अपने मन में जो आई, जो लोग इकट्ठा करके क्रांति करके आज़ादी ले गए अपने देश में, और फिर उसके बाद वो यही देख रहे थे कि भाई अगर अपने देश में ही अपने लोग इकट्ठा करके अगर इतने मुकाम तक पहुंचाया है, तो बाकी अगर जितने की बात करूं पूरे दुनिया में देश है तो उनको तो हम आराम से झुका सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपेरियलिज्म की शुरुआत इसी से होती है, और यही इंपेरियलिज्म का सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, जो कि लोग कहीं ना कहीं अपनी सत्ता चाहती है पूरी दुनिया में, मतलब पावरफुल कंट्री हो तो मेरी हो, बाकी किसी की ना हो। कहीं ना कहीं जो अगर मैं बात करूं सर्बिया की, और फिर उसके बाद बोस्निया की और ऑस्ट्रिया की। सो वेल बात करें सर्बिया की, बोस्निया की और ऑस्ट्रिया की। सो एक दिन की बात है, फर्डिनेंड जो कि युवराज हुआ करता था ऑस्ट्रिया का, वो घूमने निकला पड़ा था और शाम का वक्त था, और कहीं ना कहीं जो सर्बिया के टेररिस्ट थे उसने उसको खल्लास कर दिया वहीं पर, इन द सेंस उसको मार दिया। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 1 महीने का टाइम दिया और कहा कि मुझे बता दो वरना हम तुम्हारे पर अटैक कर देंगे। सर्बिया ने बोला कि मेरे साथ रशिया है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो वहीं ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से हेल्प मांगी, और इसी की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। इसी को कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1, जो कि 1914 से लेके 1918 तक हुई थी। और देखिए कितनी छोटी से छोटी बात को लेके लड़ाई हो गई थी, और इतना बड़ा एक बुरा इम्पैक्ट आ गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, क्राइसिस आई थी, बहुत सारी, इकोनॉमी डाउन हुआ था। कितनी छोटी बात थी, लेकिन जब जितने भी पावर पूरी दुनिया के अगर अपोजिट में लड़ने लग जाए तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और ये काफ़ी नुकसान होता है इन फ्यूचर। तो वही अगर चैप्टर में बात करें तो बाल्कन्स की बात कही गई है, और बाल्कन्स का जो एक रिलीजन हुआ करता था, बाल्कन्स में लोग होते थे वो स्लव होके होते थे, SLAV। तो जितने सारे कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्री, वो यही चाहते थे कि बाल्कन्स मेरे इलाके में है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ये फैला पड़ा था और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट या इम्पोर्टेंट ये होता था। सो वेल चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, और वर्ल्ड वार की कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ से ही होती है, और यही वर्ल्ड वार ही है जब धीरे धीरे करके जितनी पावरफुल कंट्री है वो इकट्ठा होने लग गई। फिर उसके बाद अगर देखें तो देखेंगे चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे वर्ल्ड वार वगैरह होती है, और फिर आगे कैसे आज का मॉडर्न टाइम देखेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो मेरे हिसाब से है वो इन्हीं सारी चीज़ों से है। हमने रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज भी देखा, जर्मनी का, इटली का, फिर हमने कोलोनाइजेशन भी देखा, फिर हमने आपका डीकोलोनाइजेशन भी देखा, फिर डिसइंटीग्रेशन भी देखा, और अभी वर्ल्ड वार 1 भी आ ही गया है। और फिर ज़रूर मैं बताऊंगा अगले बारे में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।